There has been growing outrage over the Aravalli Hills. The Ministry of Environment has issued multiple clarifications. With me is the man who is having multiple explanations to give, भूपेंद्र यादव जी. एनवायरनमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, हेडलाइंस बहुत सारी बन रही हैं और शायद कंसर्न्स पोल्यूशन का भी है. शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए. सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा AQI को लेकर के. राज्यसभा में आपका एक जवाब था और आपने कहा था कि अंडर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली NCR में 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है. CPCB का डेटा है, दिल्ली का AQI 14 दिसंबर को 461 दैट इज सीवियर कैटेगरी में था. दिसंबर 13 को नोएडा का AQI 455 था और दिसंबर 14 को 466. तो ऐसे ये डेटा को कैसे देखेंगे आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ. जिस दिन मैंने ये बयान दिया था उस दिन तक AQI 450 के ऊपर नहीं गया था. दिल्ली में एयर पोल्यूशन के दो चीज़ें हैं. एयर पोल्यूशन का मेन रीज़न है एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी, ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी. ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ के काफ़ी डायमेंशंस हैं. व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ट्रैफिक क्योंकि कंजेशन के कारण, डस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमास, ये सब चीज़ें मिलकर के अलग अलग तरह की इन एक्टिविटी के कारण PM 2.5 और PM 10, उसके साथ ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें गैसेस निकल के 8 गैसेस के समूह से अगर वो कण हवा में तैर रहे होते हैं तो उसका 24 आवर का हम एवरेज AQI के रूप में देते हैं. जो 2 तारीख आपने मेरे को बताई उसमें दिल्ली के मौसम विज्ञान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी निकलता है जिसमें हवा की गति एकदम जीरो हो जाती, स्टिल हो जाती हवा. तो ये जो पर्टिकुलेट होते हैं ये हवा में ही स्थायी हो जाते हैं और जब ठंड पड़ती है तो ये जमे रहते हैं. और जो गैप होता है वो इसी कारण होता है कि जो CAQM अथॉरिटी हम लोगों ने बनाई है, वो CAQM अथॉरिटी जो इसका कोऑर्डिनेशन करती है वो मौसम विज्ञान के साथ भी अपना एक कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखती है. और जब वेदर कंडीशन के कारण जो मैंने आपको अभी PM 2.5, PM 10 से लेके बाकी जो कण बताए हैं, जब उनका घनत्व बढ़ता है और वो जब हवा में तैरते हैं उसके कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए गैप के स्टेप उठाए जाते हैं. मैंने राज्यसभा में कहा था तब तक हमें बिल्कुल था कि 450 नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में इन 2 वेदर कंडीशन के कारण ये परिस्थिति घटी है. हम आगे भी एक पॉलिसी मेजर से, क्योंकि एक लंबे समय तक दिल्ली का पॉल्यूशन केवल आप दिल्ली का मत मानना जी, दिल्ली सघन रूप से NCR में भी बसी हुई है. मतलब गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, ये भी, और दिल्ली में NDMC है, MCD है. तो ये सब में एक साथ गतिविधियां कंटिन्यू रहती है. इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन के माध्यम से CAQM अथॉरिटी लेके आई ताकि दिल्ली से बाहर जहां से एयर शेड आ रहा है वहां पर डायरेक्शन दिया जा सके, कमांड दी जा सके. तो इस बार हम तो ऐसा सोच रहे थे कि पहली बार होगा कि हम 450 के ऊपर नहीं जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली इन 2 दिनों में गए हैं और आगे इसमें बेहतर प्रबंधन के लिए हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं. क्योंकि आपने ये सही कहा कि ये दिल्ली का मामला नहीं है, ये नेबरिंग स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसलिए पूरा कैबिनेट है यहाँ पर, आप हैं, पूरी आप घर से बाहर निकलिए, अनब्रीदेबल, अनलिवेबल दिल्ली हो गई है. ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में 130 शहरों में 130 सिटीज़ में एनकैप का प्रोविजन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लेके आई, दिल्ली नहीं.
जहां भी पूरे भारत में वायु प्रदूषण है वहां कैसे कमी आए, तो हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर के आए। मारिया जी, 27 सिटीज ऐसे हैं जो अब वायु प्रदूषण की समस्या से मुक्त हैं, 130 में, और लिस्ट अवेलेबल है। लिस्ट हमारे नेट पे अवेलेबल है, जिसमें AQI 50 से नीचे परमानेंट आ गया है। 70 सिटीज ऐसे हैं जिसमें हमने 20 से 40% तक का फायदा किया है। अगर आप 2016 से इस अथॉरिटी के बनने के बाद की अगर दिल्ली के AQI का एवरेज देखेंगे तो पिछले दिनों से हम बेहतर हुए हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस सामूहिक होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने 2021 में लोकसभा में बिल पास करके CAQM अथॉरिटी को 2021 में एस्टैब्लिश किया, और अब ये अथॉरिटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसके परिणाम आ रहे हैं। दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और इन आसपास के जो जिलों में कोऑर्डिनेशन करने में CAQM की जो अप्रोच है, रिसर्च, साइंस बेस्ड सॉल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और पॉलिसी लेट डाउन करना, इन चारों विषयों को CAQM एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते कर रहा है। सर, आपने कहा कि पॉलिसी आ चुका है, एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल क्या एफर्ट भी है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये पूरे जो शहर हैं वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब स्टेप बाय स्टेप है। जैसे दुनिया भर में जहां भी पॉल्यूशन कम हुआ है, उसका एक बड़ा कारण क्लीन फ्यूल रहा है। जब आपने अपना ट्रांजिशन अपना ऐसा किया है कि आप बेटर क्लीन फ्यूल, क्योंकि सभी लोग अपनी गाड़ियों में तो सुबह उठ करके पेट्रोल डालते ही हैं या नहीं डालते। आप भी अपनी कार में निकलती हैं तो पेट्रोल तो होता है ना कार में, और उससे एमिशन तो होगा ही। अब दिल्ली में लगभग पहले जो ऑर्डर है BS6 से पहले के BS1, BS2 के एक बड़ी संख्या में 1,12,00,000 गाड़ियां डी रजिस्टर्ड हुई, पर बाद में उनका कोहेसिव एक्शन पे स्टे हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले विड्रॉ भी किया। अब उसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी कह रही हैं, क्योंकि हम दिल्ली में उनका एनवायरनमेंट का जो सर्टिफिकेट है कि उनके पोल्यूशन के मानक, ये तो सभी की जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं कि सार्वजनिक स्थान पे सिगरेट पीना मना है, धुआं उड़ता है ना, तो हमें अपने गाड़ी का भी स्टैंडर्ड तो ये रखना पड़ेगा ना कि हर गाड़ी का कंट्रीब्यूशन होगा। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो व्हीकल पोल्यूशन है। अब व्हीकल पोल्यूशन में केवल व्हीकल नहीं होगा, व्हीकल पोल्यूशन में उसका जो ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। एक पर्टिकुलर समय में अगर 300-400 गाड़ियों का जाम भी लगता है, तो हमने दिल्ली पुलिस से लेके NCR में CAQM ने पॉलिसी गाइडलाइन दिया है कि स्मार्ट ट्रैफिकिंग होनी चाहिए। पीक आवर पे ईज आउट की ट्रैफिकिंग हमें करनी पड़ेगी। सेम इंडस्ट्री में दिल्ली में लगभग दिल्ली और NCR में 240 इंडस्ट्रियल एस्टेट है। अब आपको फ्यूल चेंज करना है तो वो सबसे पहले PNG की सप्लाई करी। अब इंडस्ट्री PNG में भी आ जाएंगे, उसके बाद भी रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, उनको फिर कहा कि आप OECM डिवाइस लगाइए, लेकिन उसमें पैनिक ना हो, इसलिए उनको 31 दिसंबर तक का समय दिया। 3,500 में से 1200 इंडस्ट्री उसमें आई भी हैं, अभी भी 2,500 इंडस्ट्री बाकी है। हम उनको परस्यू भी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो। सेम डस्ट, जब आप कंस्ट्रक्शन तो होता ही है, लेकिन जो डेमोलिशन का मलबा पड़ा रहता है उसका डस्ट, फिर ग्रीनिंग, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको पॉलिसी लेवल पर कंटिन्यू मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सर, क्योंकि एयर इमरजेंसी है, आप भी मानते हैं कि एक एयर इमरजेंसी का सिचुएशन है, तो क्या कोई प्लान जैसे बीजिंग एक्शन प्लान, ऐसा कोई सरकार इंटरनेशनल प्लान पर गौर कर रही है या पढ़ी है? भाई यही तो एक्शन प्लान है, मैंने सारे पढ़े हैं। लंदन का भी पढ़ा है, बीजिंग का भी पढ़ा है, मैक्सिको का भी पढ़ा है। सबसे पहले फ्यूल का उन्होंने किया, फ्यूल का ट्रांसफर किया है, तो ये तो करना पड़ेगा ना। जो उस स्टैंडर्ड के नहीं है उसके एनवायरनमेंट कहाँ से बिगड़ेगा? हवा में तो नहीं होता है ना, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, डस्ट से। अब जो बेसिक फंडामेंटल है कि भाई आप डेमोलिशन करके मलबा पड़ा हुआ है, इसलिए अब हमने CND, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स बनाए हैं। तो पॉल्यूशन के इन सब कारणों के लिए यही पॉलिसी मेजर्स हैं
और हम ये चाह रहे हैं, जो CAQM कोशिश कर रहा है कि सारे राज्य कॉरपोरेशन आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन करें। दिसंबर में उन्होंने अगले साल का सबका प्लान लिया है, ताकि अभी से ही उसकी पूरी तैयारी करें तो नेक्स्ट सर्दियों में हमारे लिए सहूलियत रहे। तब तक हम लोग को इसी माहौल में रहना इसमें नहीं रहना पड़ेगा। पिछली बार से बेटर हुआ है। क्या आप कल से अपनी गाड़ी बंद करके मेट्रो में आना शुरू कर देंगे? आप एग्जाम्पल पेश कर दीजिए तो सब लोग आप उस एग्जाम्पल पे आएंगे। या फिर परसू करेंगे आप कि भाई अपने बेटर फ्यूल करो। ये तो हम सबको तो मिलकर ये प्रोसेस लगता है। नहीं, प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन और ये पॉलिसी सब करेंगे ना, सब मिलकर के करेंगे तभी होगा ना। सर, एक सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग हो रही थी एयर पोल्यूशन में, वहां पर यह बताया गया कि आउट ऑफ 37 मॉनिटरिंग स्टेशंस ओनली 9 वर फंक्शनिंग कंटिन्यूअसली ऑन द डे ऑफ दिवाली। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने बताया, जो एमिकस क्यूरी के तौर पर अपीयर हो रही थी। ये फैक्चुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते हैं और ऑटोमेटिक रहते हैं। ये तथ्य बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी संजय उपाध्याय ने 26 नवंबर को ये बताया है कि जो दिल्ली NCR का जो डेटा है, विच इज बेस्ड ऑन बिफोर 2018 and have not been updated since, despite new studies, that pollution measures in Delhi are based on source data which was before 2018. नहीं, ये गलत है, एकदम गलत है। समीर ऐप है और प्राणा पोर्टल है, दोनों अपडेटेड हैं। अगर आपको फिर भी समीर ऐप और प्राणा पोर्टल में कोई कमी नजर आए, आप मेरा ऐसे ही ओपन इंटरव्यू कर सकती हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं मतलब ये सबके सामने कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं। 18 दिसंबर को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने राज्यसभा में ये बोला है कि AQI लेवल्स और लंग डिजीजेस का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है, ऐसा कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं है। लेकिन फॉरगेट डेटा सर, पल्मोनोलॉजिस्ट्स बोलते हैं एंड एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सेइंग दैट बैड एयर क्वालिटी इज एक्चुअली लिंक्ड टू लंग डिजीजेस। एक कारण होती है, लेकिन कोई भी जब बीमारी आती है तो उसके अनेकों कारण भी होते हैं। ऐसा तो नहीं कि लंग डिजीज दिल्ली में ही है और बाहर नहीं है, कारण होता है। मैं इसके प्रति संवेदनशील हूँ और मेरा ये मानना है कि स्वस्थ हवा होनी चाहिए और इसके लिए कोऑर्डिनेशन सबको मिलकर के करना चाहिए। भूपेंद्र यादव जी, अब अरावली की चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि माइनिंग विल बी अलाउड इन 2% ऑफ द अरावलीज 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंटायर मास ऑफ 34 डिस्ट्रिक्ट्स है, नॉट द एक्चुअल हिल रेंज। उतना ही है। अरावली है ही 4 राज्यों में जी, और 4 राज्यों के 37 जिलों में है। इसमें केवल एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा नहीं है, टॉक का, बाकी तो पूरा है। और दिल्ली में तो माइनिंग अलाउ ही नहीं है। दिल्ली में माइनिंग अलाउ नहीं है, गुड़गांव फरीदाबाद में माइनिंग अलाउ नहीं है। अरावली इतने 4 राज्यों के 37 जिलों में। ये आप और कहां से ला रही है डाटा? यही तो डाटा है। नहीं सर, इसी में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करता है कि राजस्थान में अरावली 40,483 स्क्वायर किलोमीटर में है, यूजिंग द 3 डिग्री स्लोप फॉर्मूला, एंड उनका वार्निंग भी है दैट 100 मीटर डेफिनेशन जो है वुड एक्सक्लूड ओवर 99% ऑफ आइडेंटिफाइड अरावली हिल्स। ऐसा ही है। आपको भी ये कुछ सो कॉल्ड जो मतलब ठीक है, सबका अधिकार है। FSI का भी ट्वीट है, उन्होंने इसको डिनाई किया है कि FSI के नाम पे जो भी डेटा किए जा रहे हैं, जो 9% का डेटा दिया जा रहा है, जो आपने भी अपने इंडिया टुडे में दिया है, FSI ने उसको डिनाई किया है। आप पहले अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लो मारिया जी। तो आपका कहना है कि FSI ने मेरा नहीं कहना है, FSI ने ट्वीट अभी किया है। मुझे आज किया उन्होंने, FSI ने। ठीक है सर, चलिए। क्योंकि आप जैसे मतलब यू आर सो इंटेलिजेंट और आपकी इंटीग्रिटी तो मैं 20 साल से जानता हूँ जी। आपको तो कम से कम मारिया जी। सर FSI का है, ये लोग FSI ने बोला है। FSI ने नहीं बोला है। तो इसी से इसके जो सवाल है उसके जवाब दे दीजिए सारे, और जो कंसर्न्स हैं। हाँ, आपका ये तो FSI वाला तो दोनों सवाल खत्म ही हो गए। और स्कोप जो है, जो आपने जो
डेफिनेशन दी है 100 मीटर का अर्थ ये होता है कि टॉप से लेकर और नीचे उसका वर्ड लिखा है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म ये है कि जिस जगह पे जिस क्षेत्र में वो है, अरावली के भी 4 जोन है ना जी। तो जिस लैंडफॉर्म में उसका सबसे जो नीचे का धरातल है उससे 100 मीटर है और 200 मीटर की अगर ये पर्वतमालाएं हैं उसके बीच का 5 किलोमीटर कंप्लीट है इंक्लूडिंग। और ये जो डेफिनेशन है ये क्यों हुई? राजस्थान में कांग्रेस के समय में रैम्पेट इलीगल माइनिंग हो रही थी। आज भी जो 1008 के करीब राजस्थान में माइंस चल रही हैं उसमें से 700 माइंस अशोक गहलोत जी के समय में दी गई। मैं संख्या के साथ बोल रहा हूं। जब धड़ाधड़ माइन दी जाने लगी तो सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग पे स्टे आया। स्टे आने के बाद उन्होंने कहा आप इस प्रकार से अरावली के स्वरूप को नष्ट कर देंगे तो पर्वत और पर्वत श्रृंखला क्या होगी? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जो डेफिनेशन है चारों राज्यों की एक जैसी होनी चाहिए, मतलब अरावली को चिन्हित एक रूप में करें। पर ये लोग भूल रहे हैं कि अरावली में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उस पर माइनिंग होती ही नहीं है। दिल्ली की अरावली में बिल्कुल माइनिंग नहीं है, अलाउ नहीं है। गुड़गांव में अलाउ नहीं है, फरीदाबाद नूह में अलाउ नहीं है। फिर अरावली में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं 800 किलोमीटर के। वहां कैसी ही वहां मतलब लैंड का टेरेन है ना, वहां भी माइनिंग अलाउ नहीं है। अरावली में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितने? 20। राइट। उसमें भी माइनिंग अलाउ नहीं है। ठीक है। फिर ये जो इको सेंसिटिव जोन है उसके 1 किलोमीटर तक अलाउ नहीं है। और अगर इको सेंसिटिव जोन नहीं बना है, उसका ड्राफ्ट बना है, उसके भी 1 किलोमीटर दूरी तक अलाउ नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया है। और ये जो मैंने कल कहा है, क्योंकि जो माइनिंग लीज दी है उसका जो कैलकुलेशन आता है 1,43,000 किलोमीटर में से 277 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही लीज में है, तो 0.19% है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा इवन ये डेफिनेशन होने के बाद भी आप सबसे पहले एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाइए, क्योंकि ये जो जितनी भी फोटो जो इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं ये सब कांग्रेस के समय में माइंस हुई, लोगों ने 8-8, 10-10 साल माइनिंग करी और अबेंडेंट छोड़ के चले गए। कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप माइन लेते हो केवल धरती को खोदने के लिए मत लो, अगर आप उसको छोड़ के जाते हो तो जब आप माइन छोड़ोगे उसका रेस्टोरेशन प्लान भी होना चाहिए, केवल अरावली को खोदने के लिए तो नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि इसका साइंटिफिक प्लान बने, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बने। फिर उन्होंने कहा कि ICFRE जो है हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने झारखंड में भी सारंडा में प्लान बनाया है। वो हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाए, साइंटिफिक माइनिंग का प्लान बनाए और ये प्लान बनाने के बाद इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और अगर स्ट्रेटेजिक मिनरल है तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में माइनिंग की इजाजत दे। But sir, why change the definition of Aravallis? पहले कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, इससे पहले कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। ये तो कोर्ट ने डेफिनेशन को बनाने को इसलिए कहा है क्योंकि इलीगल माइनिंग हो रही थी। और सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, एरिया कैसे डिफाइन होएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान कैसे बनेगा, ये तो कोर्ट के ऑर्डर से कमेटी बनी है, कोर्ट की टेक्निकल कमेटी ने दिया है। आप जजमेंट तो पूरा पढ़िए। अगर आपका कहना है कि अशोक गहलोत के सरकार के टाइम बहुत इलीगल माइनिंग हो रही थी, तभी तो कितने एक्शन लिया गया, कितनी माइंस बंद हुई हैं? वो तो सारा डेटा राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध है। माइनिंग एक्टिविटी जो है वो राजस्थान में मैक्सिमम माइनिंग है, गुजरात में थोड़ी सी है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है क्रशर के लिए। इसीलिए तो कोर्ट ने उस रैम्पेट माइनिंग को, उसी समय की पिटीशन है, कमेटी अपॉइंटेड बाय कोर्ट। और इसमें भी देखा जाए तो FSI के अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कोर्ट की अपनी कमेटी है CEC, और चारों राज्य हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अरावली जो है दिल्ली से लेकर और गुजरात तक एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और अरावली जो है ये एक सभ्यता है, अरावली एक संस्कृति है। आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध भी अरावली की घाटी में हुआ है, जो भारत का इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। मैंने इसमें आपको कितनी झीलें गिनाई हैं, मैंने आपको इसमें कितने बाकी के गढ़ हैं, किले हैं,
तो सबका संरक्षण होना चाहिए। इसमें जो माइनिंग के कारण दिक्कत आ रही थी, उस माइनिंग के लिए मैनेजमेंट प्लान बने, उस माइनिंग के लिए सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जाए, उसको उन्होंने आईसीएफआर को सौंपा और तब तक के लिए सारी माइनिंग बैन करी है। तो मुझे नहीं लगता जजमेंट का, मैं आपको अभी भी कहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैरा नंबर 50 को पढ़िए। और दूसरा मारिया जी, Sir, if the priority is definitely, as you are saying, ecology over extraction, then जो civil society या फिर जो environmentalists बोल रहे हैं कि अरावली को total no-go zone बनाया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? No-go zone, अरावली तो हजारों साल से बसी हुई जगह है। अरावली में इतने किले हैं, नदियां हैं, तो अरावली में तो इतना सब कुछ है। और 0.19% के अपनी आवश्यकता के लिए नहीं है। 0.19% कहाँ है? आप ये जो सारा मार्बल निकलता है राजसमंद और उदयपुर, वहीं से तो आता है। और वो भी मतलब जहाँ सबसे ज्यादा है वहां भी 1% है। ये ऐसे ही है जैसे आप एफएसआई ने कहानी और मेरे पे क्वेश्चन लेकर के आ गई। सर, जब आप जैसी पत्रकार ऐसा क्वेश्चन ला सकती हैं तो बाकियों को आप समझाइए, एजुकेट करिए। एनवायरमेंटलिस्ट्स जो बोल रहे हैं सर, उनका सवाल का हम चाहते हैं आप जवाब दे दीजिए, ताकि वो भी समझ जाएं। नहीं, और जो सिविल सोसाइटी बोल रही है आप उनको जवाब दे दीजिए। मैं सबसे पहले सिविल सोसाइटी को ये आह्वान करना चाहता हूं कि जजमेंट के पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में ये कहा गया है कि भारत सरकार यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन वाली संधि को पूरा आगे कर रही है। आगे पैरा नंबर 5 में कहा गया है कि भारत सरकार अरावली को ग्रीन वॉल बनाने का जो कार्यक्रम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और मैं सारी सिविल सोसाइटी को, सबको कहना चाहता हूं कि जो अरावली के ग्रीनिंग के कार्यक्रम में हम चल रहे हैं, हम सबको अरावली को ग्रीन करना चाहिए। और जो डिग्रेडेड अरावली है उसका रेस्टोरेशन होना ही चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार का कमिटमेंट ऐसा है, पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अरावली में ही लगाए। लास्ट क्वेश्चन नाउ, सिंस यू हैव एक्सप्लेन्ड इलैबोरेटली, थर्ड पार्टी इकोलॉजिकल ऑडिट्स की जो डिमांड हो रही है, कोई ऐसे ग्रुप जो आपकी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करते? नहीं, हमारी मिनिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, हमारे सारे पेपर ऑनलाइन है। जैसे मैंने कहा, समीर ऐप ऑनलाइन है, प्राणा पोर्टल ऑनलाइन है। आपको समीर ऐप और प्राणा में कोई भी दिक्कत लगे आप चर्चा कर सकती हैं। एफएसआई के सारे डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हर 2 साल में एक सर्वे किया जाता है, वो ऑनलाइन है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, आपने थर्ड पार्टी कहा है, हमारे डॉक्यूमेंट को स्टडी यूनाइटेड नेशन का जो FAO है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल इस स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट दिखाता है, उसने भी ये स्वीकार किया है कि भारत का ग्रेड 10 से बढ़कर 9 हुआ है। आप उस रिपोर्ट को 2 महीने पहले आई है, और हमने नहीं करी है, यूनाइटेड नेशन ने करी है। चलिए, तो इससे बड़ा ऑडिट क्या हो सकता है? चलिए, भूपेंद्र यादव जी, आप एज ऑलवेज यू वर कॉम्बैटिव एंड एट योर बेस्ट, सो थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मारिया जी, और आप हमेशा ही बहुत सही जानकारी लोगों को देती हैं। मुझे अच्छा लगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ सही जानकारी देने में सफल हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू।